सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो मैं कमेंट पार्ट में एग्जांपल के लिए एक नंबर लिख रहा हूँ 121। तो 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि अगर आप इसे लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट किसी भी साइड से पढ़ेंगे तो ये 121 ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 1331। तो ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। आप इसे किसी भी साइड से पढ़िए, वो ये हमेशा 1331 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर को हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर इनपुट किया गया नंबर है कि नहीं है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है, ये बेसिक हेडर फाइल है। देन मैंने kunayo.h हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। हम इन दो हेडर फाइल को इंक्लूड इसलिए करे हैं, मैं प्रोग्राम में आगे आपको बताऊंगा क्यों करें हमने। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमारे सामने एक क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, और वॉइड मेन फंक्शन सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है, और यही प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। और यही मेन फंक्शन में हम उस क्लास को ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे जो हम क्लास लॉजिक के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है, ये एक कीवर्ड है जो हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमें क्लास का एक नेम लेना होता है। तो मैं ले लेता हूँ ए। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, मैंने ए ले लिया। अब मैं क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइवेट सेक्शन में एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना रहा हूँ एन। इसी एन डेटा मेंबर में मैं यूज़र से नंबर इनपुट कराऊंगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया 121। इसी तरह के नंबर को हम इसी एन में इनपुट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये प्राइवेट है तो प्राइवेट रहने दीजिए। अब मैं मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। तो मेंबर फंक्शन हम हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं, तो मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो वॉइड इनपुट नाम का मैं मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इस इनपुट मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, यूज़र से बस एक नंबर को इनपुट कराएंगे। तो मैं सी आउट में डबल कोट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में एंटर एनी नंबर लिख दीजिए, आपको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा ये मैसेज। इसका मतलब आप कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। तो सी इन से उस नंबर को हम इनपुट कर लेते हैं। तो मैं एन को इनपुट ले लिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सी इन और सी आउट इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करा है, ये iostream.h हेडर फाइल में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिनका यूज़ हम सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। इसीलिए सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में हम iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेशन तो परफॉर्म कराएंगे ही। अब हमारे इनपुट मेंबर फंक्शन का काम हो चुका है। अब मैं एक और मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसी में कर सकते हैं। वॉइड आउटपुट नाम का एक मेंबर फंक्शन में बना रहा हूँ। इस आउटपुट मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो लॉजिक है पैलिंड्रोम नंबर का उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो यूज़र से नंबर स्टोर कराया है उसे मैं एक सेकेंड वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। बस हम प्रोग्राम में आगे यूज़ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एन वेरिएबल का हम जब प्रोग्राम में आगे यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम रिमाइंडर लेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू कम हो सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने अभी इसे एक सेकंड वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट एन का वैल्यू ही स्टोर हो जाएगा। तो इस सी नाम के वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ क्लास के प्राइवेट सेक्शन में। मैंने डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमें एरर देगा। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाएंगे। आप चाहें तो डू वाइल या फिर फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहा हूँ मैं, अगर n ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे वाइल लूप में मैं लॉजिक लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो नंबर इनपुट कराया है हम उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो हम 10 से क्या करेंगे, उसे रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसे मैं स्टोर कराने के लिए एक आर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ये आर वेरिएबल क्या करेगा, जो भी नंबर इनपुट कराएंगे हम उसका रिमाइंडर को स्टोर कराते हुए जाएगा। तो इस आर वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ क्लास के प्राइवेट सेक्शन में। तो मैंने आर को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा मेंबर ऐड करते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसे ऐड करते हैं। तो एडिशन के लिए मैं एक डेटा मेंबर ले रहा हूँ एस, और उसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, और रिमाइंडर को मैं ऐड कर दे रहा हूँ
तो मैंने +r लिख दिया। अब इसे मैं स्टोर करा देता हूँ उसी s नाम के डेटा मेंबर में यानी वेरिएबल में। तो इस वेरिएबल को अभी मैंने लिखा नहीं है, तो मैं इसे क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो s नाम का वेरिएबल का हम यूज़ एडिशन के लिए किए हैं, तो हम यहाँ पे s में एक इनिशियल वैल्यू सेट कर देते हैं 0, क्योंकि हम 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 0 इनिशियलाइज करेंगे तो ये 0 स्टोर होने के लिए मेमोरी मांगेगा, और कंपाइलर कभी भी क्लास के लिए मेमोरी जनरेट नहीं करता। तो हम यहाँ पे 0 असाइन नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे 0 रिमूव कर रहा हूँ, और इस 0 को मैं क्या कर रहा हूँ उसी मेंबर फंक्शन में असाइन कर रहा हूँ। तो मैं s = 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि मेंबर फंक्शन कॉल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए जो भी कॉलिंग के टाइम मेंबर फंक्शन को मेमोरी चाहिए होगा वो कंपाइलर इसे दे देगा। और हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में असाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है और कंपाइलर कभी भी क्लास के लिए मेमोरी इशू नहीं करता, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो भी मैंने नंबर इनपुट कराया था यूज़र से रिमाइंडर फाइंड करने के बाद, उस नंबर को मैं फिर से 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और इसे मैं फिर से स्टोर करा दे रहा हूँ उसी n वेरिएबल में। यानी जो भी नंबर होगा अब 10 से डिवाइड होने के बाद n में स्टोर होगा, उसके बाद हम अब इसे लूप में कंपेयर करेंगे। तो हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया है। तो इस लॉजिक को मैं ड्राई रन करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं ड्राई रन करके आपको क्लियरली समझा दूंगा कि ये काम कैसे कर रहा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन में हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी हमारा सी में वैल्यू हमने स्टोर कराया है उसे हम कंपेयर करेंगे एस के साथ। इसीलिए मैंने सी नाम के डेटा मेंबर में पहले ही एन की वैल्यू को स्टोर करा लिया था। तो अभी सी में एन का एक्चुअल वैल्यू है, तो एन का एक्चुअल वैल्यू जो भी हम इनपुट करेंगे क्या वो एस के साथ इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो वो पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो सी आउट में यहाँ पे हम मैसेज में टाइप कर दे रहे पैलिंड्रोम नंबर। इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा डेटा मेंबर बनाया था सी, क्योंकि अगर हम एन के साथ कंपेयर करेंगे इफ़ कंडीशन में, तो एन की वैल्यू को तो मैंने रिमाइंडर के लिए डिवीज़न के लिए यूज़ करा है, तो वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में एन को स्टोर करा लिया था। तो अगर ये पैलिंड्रोम नहीं होता है, ऐसा नंबर हम इनपुट कर दे जो पैलिंड्रोम ना हो, तो उसके लिए मैं एल्स लिख रहा हूँ, और इस एल्स पार्ट में मैं सी आउट में मैसेज दे रहा हूँ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे ये मैसेज कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी हम ऐसा नंबर इनपुट कर दे जो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, जैसे 111 या फिर 110। 111 तो पैलिंड्रोम नंबर है, 110 बेटर है, तब ये मैसेज एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में चल रहे हैं और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लास का नेम लिख रहा हूँ, और एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लीजिए ओबीजे। ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट से अपने दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट इनपुट एंड ओबीजे डॉट आउटपुट। इसीलिए मैंने अपने मेंबर फंक्शन को पब्लिक पार्ट में लिखा था, क्योंकि अगर हमारा मेंबर फंक्शन पब्लिक नहीं होगा तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर पाएंगे उसे। तो जैसे ही हम मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट से कॉल करें, ये दोनों मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें हमारा रिजल्ट प्रिंट में मिलेगा। तो अब हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में क्लोजिंग के लिए, टर्बो सी में हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करेगा। और CLR SCR फंक्शन भी हम लिख रहे हैं, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। तो यहाँ पे गेट सी एच और CLR SCR दोनों मेंबर फंक्शन जो हैं वो प्री डिफाइंड मेंबर फंक्शन है, जो कि कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में पहले से ही डिफाइन किए जा चुके हैं। कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देखिए कोड सक्सेसफुली रन हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना होगा, तो मैं वही नंबर इनपुट कर दे रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था 1331, या फिर आप 121 कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। मैंने पैलिंड्रोम नंबर इनपुट करा, तो आप देखिए मैसेज में पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट हुआ है। अब हम एक ऐसा नंबर इनपुट कर देते हैं जो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, जैसे मैं 110 इनपुट कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो चलिए अब प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो अब हम ड्राई रन के लिए अपने कॉपी में जा रहे हैं। कॉपी में मैं आपको बेटर ड्राई रन के लिए समझा पाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या करा था, प्रोग्राम में एन में एक वैल्यू इनपुट करा था 121। तो यहाँ पे 121 मैंने एन में इनपुट करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एन की वैल्यू को एक दूसरे डेटा मेंबर में मैंने स्टोर कराया था। तो अभी सी का करंट वैल्यू हो गया है 121, क्योंकि एन की वैल्यू को ही हमने उसमें स्टोर करा दिया।
और s का भी वैल्यू है 0, क्योंकि s का हम एडिशन के लिए यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू को 0 सेट करा, क्योंकि हम 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ताकि रिजल्ट उतना ही रहे। अब हम लूप में कंडीशन चेक करेंगे, क्या 121 ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि n का वैल्यू 121 था। कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे 121 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखिए इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आया है। तो यहाँ पे r में वैल्यू स्टोर हो गया 1, r का वैल्यू 1 है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे 0 इंटू 10, क्योंकि s का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू 10 हो गया 0 प्लस r का वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 1, तो s का भी करंट वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब क्या करेंगे, हम जो भी हमने नंबर इनपुट करा था 121, उसे हमने 10 से डिवाइड जब करा तो हमें रिजल्ट में क्या आया 12। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 आया हुआ है, तो n का भी करंट वैल्यू 12 है। अब हम फिर से लूप में कंडीशन चेक करेंगे, क्या 12 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू। तो अब हम 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप इसी तरह से जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रिमाइंडर 2 आया तो r का वैल्यू अभी 2 है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में जब ड्राई रन करेंगे तो s का भी करंट वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 10 हुआ 10 प्लस 2, तो हो गया 12, क्योंकि r का वैल्यू 2 है, तो 10 प्लस 2 12 हो गया, तो s का करंट वैल्यू अभी 12 है। अब हम जब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे अभी n का करंट वैल्यू क्या है 1 है। तो अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे हम जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप इसका प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जी हाँ, इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब हम s का करंट वैल्यू क्या है अभी 12 है, तो 12 इंटू 10 हो गया 120 प्लस r का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 121। तो अभी s का करंट वैल्यू 121 है। और जब हम अभी 1 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो अभी हमें रिजल्ट में आएगा 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन इंटीजर डेटा टाइप होने के कारण हमें 0 वैल्यू अभी n का मिलेगा। तो अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हम लूप बॉडी के बाहर जाएंगे और यहाँ पे इफ में जो मैंने कंपेयर करा है, क्या s का वैल्यू c के वैल्यू के बराबर है, तो s का भी करंट वैल्यू क्या है 121 और c का भी वैल्यू क्या था जो मैंने स्टोर कराया था 121, तो ये दोनों बराबर है। कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें रिजल्ट में क्या प्रिंट में मिला, पैलिंड्रोम नंबर। तो ये होता है पैलिंड्रोम नंबर का सिंपल ड्राई रन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।